A very warm welcome to all my students. This is your guide and friend Preeti Tyagi. I hope आप सभी की क्लास 10th की इंग्लिश की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं मंडे को कमिंग मंडे आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप रिवाइज़ करेंगे अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ करने के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाने वाले हैं, तो आई होप आप उन सभी को पूरी ऑनेस्टली रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें 3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इट मीन्स इन टोटल 12 मार्क्स का जो पार्ट है वो कवर होगा इसमें। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, आप जानते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो डॉग लवर मिसेस पंफरे हैं और जिनकी एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर है अपने डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए, और वो किस तरह से इस वजह से बीमार हो जाता है और उसके बाद किस तरह से उसके वेटरनरी डॉक्टर उस डॉग को क्योर करते हैं। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, व्हेन मिसेस पंफरे फाउंड आउट दैट हिज डॉग वॉज स्लोली रिकवरिंग व्हाट डिड शी डू। तो इसका एक मैजिकल आंसर यहाँ पर दिया गया है विच इज़ इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल इंग्लिश। मिसिस पम्फ्रेज एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर वॉज अ रीजन बिहाइंड ट्रिकीज एलिमेंट। तो ये तो मेन बेसिक जो है इस चैप्टर का वो है, मिसिस पम्फ्रे की एक्स्ट्रा केयरिंग जो नेचर थी वही कारण थी ट्रिकी की एलिमेंट यानी उसकी बीमारियों की। बीइंग अ रिच इंडल्जेंट लेडी शी यूज टू सेंड एग्स वाइन एट्सेट्रा इवन आफ्टर हर इलनेस। उसकी बीमारी के बाद भी वो उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान, जो कि यहाँ पे बताया गया है, एग्स वगैरह वाइन वगैरह भेजती रहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही रिच लेडी थी और ये उनकी एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर को शो करता है। सिंस द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग इट वॉज पार्टी टाइम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ। और क्योंकि जो डॉग था वो ओवर ईटिंग से सफ़र कर रहा था, तो ये सब चीज़ें जो भेजी गई थी उसको वहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ जहाँ पर वो एडमिट था वो उसको एंजॉय कर रहे थे। दैट इज़ वाई दे वॉन्टेड टू बी केप्ट एज अ परमानेंट गेस्ट। इसीलिए वो ट्रिको को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे। तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए इसमें तो उसका ये आंसर बहुत इजीली आप पुट अप कर सकते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। देन द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द above magical answer for short questions. A Triumph of Surgery is an interesting story in which the author James Herriot beautifully portrays the excess of everything is bad in true colors. यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया कि किसी भी चीज़ की अति यानी बहुत अधिकता जो है वो एक ख़राब चीज़ होती है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द इलनेस ऑफ अ स्मॉल डॉग ट्रिकी हु इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिसिस पम्फ्रे। उसकी जो मालकिन थी डॉग की, ट्रिकी, उनकी बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग नेचर की वजह से, बहुत पैम्परिंग की वजह से वो बीमार हो जाता है और इस बारे में पूरी कहानी है। द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ट्रिकी एंड रिकवरी ड्यू टू डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट मिसिस पम्फ्रेज एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर। Being a rich, indulgent lady, she used to send eggs, wine, etc. even after her illness, since the dog was suffering from overeating. It was party time for the hospital staff. तो ये जितने भी यहाँ पर आपको डिटेल्स दिए गए हैं ये आप अपने लॉन्ग आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे आपके शॉर्ट आंसर्स भी कवर होते हैं। दैट इज़ वाई दे वॉन्टेड टू बी केप्ट एज अ परमानेंट गेस्ट। और क्योंकि वहाँ के स्टाफ को डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए मिसेस पम्फ्रे के द्वारा मिल रहा था और डॉग वो सब नहीं ले रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा था ओवर ईटिंग से, तो इट वॉज अ पार्टी टाइम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ। और यही कारण था कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह अपने यहाँ रखना चाहते थे। द ह्यूमर इज एट इट्स पीक व्हेन शी कॉल्स द डॉग्स रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और यहाँ पर एक मजाकिया टच भी है थोड़ा सा कहानी में, जब मिसेस पम्फ्री ने ये कहा, जब ट्रिकी ठीक हो गया उसके वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा विदाउट एनी सर्जरी, तो उन्होंने बोला ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, जिसका मतलब है सर्जरी की जीत। द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। पूरी कहानी हमें पूरा बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रदान करती है शुरू से अंत तक। द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द डॉग्स इलनेस एंड इट्स रिकवरी। देर इज़ नो डाउट दैट द ब्लाइंड लव वी हैव फॉर द वन वी लव द मोस्ट कॉजेज अस पेन। और कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लव, बहुत ज़्यादा अधिकता प्यार की किसी को देने लगते हैं तो वो एंड में हमें दर्द या पेन प्रदान करता है। तो इस तरह से ये एक लाइन इसका वैल्यू बेस क्वेश्चन को भी कवर करती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। अब हम मूव करते हैं टू द सेकेंड चैप्टर, द थीव्स स्टोरी। तो यहाँ आप जानते हैं इसमें एक चोर है और एक आदमी से वो मिलता है और वो उसको अपने घर रहने के लिए बुलाता है, और किस तरह से चोर की लाइफ का, उसकी हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस बारे में कहानी है। तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ है पहला, वाई डिड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। हरी सिंह वापस अनिल के पास क्यों आया जबकि एक बार वो घर छोड़कर जा चुका था।
द थीफ हरी सिंह couldn't bear the thought of breaking his honest master's trust. अपने ईमानदार मालिक के ट्रस्ट को वो नहीं तोड़ सकता था. जो थीफ था, चोर था हरी सिंह. Moreover, his love for Anil's sense of guilt and wish to be educated and respectable brought him back to अनिल. साथ ही साथ वो अनिल को बहुत प्यार करता था. उसके मन में एक अपराध भावना थी विच इज़ कॉल्ड गिल्ट, और साथ ही साथ वो एजुकेटेड भी होना चाहता था क्योंकि अनिल उसको पढ़ा भी रहा था, और वो रिस्पेक्टेबल होना चाहता था जो कि चोरी करते हुए पॉसिबल नहीं था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस वजह से चोर हरी सिंह अनिल के पास वापस आया. आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. अब ध्यान से देखिए, नीचे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर होते हैं. यानी कि आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है. तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार से है. The thief story is an amusing story in which the author beautifully portrays values are caught, not taught, in true colors. This is the story of the transformation of a thief Hari Singh into an ideal man by his mentor and guide. तो thief story एक बहुत ही amusing, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वैल्यूज, जो जीवन मूल्य होते हैं, उनको आप किसी से छीन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उनको आपको कोई सिखा नहीं सकता. आप कहीं कहीं से उनको सीख लेते हैं और शायद लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थीफ. एक चोर किस तरह से बदल जाता है, जिसका नाम हरी सिंह, और एक अच्छे इंसान में चेंज होता है बाय हिज मेंटोर एंड गाइड अनिल. A thief's realization of his guilt is one of the most important parts of the story. और उसको किस तरह की गिल्ट होती है, अपराध भावना होती है, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का. The thief हरी सिंह couldn't bear the thought of breaking his honest master's trust. वो अपने ईमानदार मालिक के ट्रस्ट को तोड़ नहीं पाया. Moreover, his love for Anil's sense of guilt and wish to be educated and respectable brought him back to Anil. The story is full of exciting facts about the importance of education. इस कहानी में ये भी बताया गया है, बहुत सारी जगह ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जहाँ पर शिक्षा की महत्ता को, उसके मूल्यों को बताया गया है. इन एवरी वंस लाइफ, वेदर पुलिस और थीफ, चाहे कोई पुलिस हो या चोर हो, दोनों के ही जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है. द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. शुरू से एंड तक स्टोरी हमें बहुत एंटरटेन करती है. द स्टोरी डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द नेचुरल थियोरी लव कैन ट्रांसफॉर्म ईवल इनटू गुडनेस. और इसमें एक क्लियर विविड पिक्चर दी गई है एक नॉर्मल थ्योरी की, एक मूल मंत्र मान लीजिए इसकी, कि प्यार किसी भी बुराई को बदलने की क्षमता रखता है, या लगाव, स्नेह, प्यार किसी भी बुराई को अच्छाई में बदल सकता है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट किलिंग द सिन नॉट द सिनर. तो एंड में ये कहा गया है कि हमें पाप को मारने की कोशिश करनी चाहिए, पापी को नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? तो इसकी हिंदी इस प्रकार से रहेगी कि अनिल ने चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा. आपको क्या लगता है, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, और अनिल किस प्रकार से अलग था इस तरह के एम्प्लॉयर्स से, इस तरह के मालिक से. तो इसका आंसर रहेगा, एक तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मान लीजिए. अनिल डज नॉट hand over the thief to the police. Most of the people would have given the thief to the police so as to get rid of the thief and safeguard their household goods. तो कहते हैं अपने घरों की चीज़ों को बचाने के लिए ज़्यादातर लोग, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसको हमने काम पर रखा है, या हम किसी ऐसे के संपर्क में आए हैं, तो उसको पुलिस को सौंप देंगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए. अनिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स. लेकिन वो ऐसे मालिकों से अलग था अनिल. ही रियलाइजेज हिज ओन मिस्टेक ऑफ नॉट गिविंग अ रेगुलर सैलरी टू हरी सिंह. उसने इस बात, अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि वो हरी सिंह को रेगुलर तनख्वाह नहीं दे रहा था. ही गिव्स सम पार्ट ऑफ द वेट नोट्स टू हरी सिंह. उसके पास जो गीले नोट थे उसमें से कुछ नोट उसने हरी सिंह को दिए, टू मेक हिम रियलाइज दैट ही हैज़ अ चांस टू इम्प्रूव हिज वे ऑफ लाइफ. सिर्फ ये शो करने के लिए कि आपके पास एक मौका है अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए. तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे थे सेकंड चैप्टर के. आई होप सभी बच्चों को ये लैंग्वेज और ये डिस्क्रिप्शन समझ आ रहा होगा. थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर. इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं. पहले मैं आपको उसकी हिंदी समझा देती हूँ. हाउ डिड ऑजेबल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन? ऑजेबल ने मैक्स को किस तरह से मारा बिना कोई हथियार यूज़ किए, पहला क्वेश्चन. द बैल्कनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर. हाउ?
बैल्कनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कहानी में, मिडनाइट विजिटर में कैसे? हाउ डिड द रोल ऑफ द बैल्कनी बिकम सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? बैल्कनी ने कौन सा रोल सिग्निफिकेंट प्ले किया किस तरीके से इस मिडनाइट विजिटर स्टोरी में? तो इसका बहुत ही मैजिकल आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड इन अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। ऑजिबल फैब्रिकेटेड द फेक स्टोरी ऑफ अ बैल्कनी। ऑजिबल ने एक कहानी गढ़ी, एक कहानी बुनी, एक झूठी कहानी या फेक कहानी बुनी कि एक बैल्कनी है, ओनली टू ड्यूप मैक्स, मैक्स को अपनी बातों में फंसाने के लिए। मैक्स थॉट ऑफ द बैल्कनी एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। मैक्स को एक साधन लगा, एक तरीका लगा जिसके जरिए वो पुलिस से बचने के लिए बैल्कनी का यूज़ कर सकता था। ही जम्प फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड डाइड, और उसी वजह से उसने 6ठे फ्लोर से नीचे छलांग लगाई और वो मर गया। आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर। आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो कि इस चैप्टर से आपको आता है, तो आप ये वाले आंसर, ये वाली लाइंस वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपके अच्छे नंबर रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। द मिडनाइट विजिटर इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल सीक्रेट एजेंट ऑजिबल एंड अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। तो मिडनाइट विजिटर एक बहुत ही एंटरटेनिंग, मनोरंजन से भरी हुई कहानी है एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट ऑजिबल की और एक और सीक्रेट एजेंट मैक्स की। द स्टोरी इज फुल ऑफ फैक्ट्स अबाउट ऑजिबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड टू सेव हिज लाइफ एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑजिबल को बचाने थे, तो किस तरह से उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके उन डॉक्यूमेंट्स को सेव किया। इन दिस स्टोरी मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम एट मिडनाइट। आधी रात के समय मैक्स ऑजिबल के रूम में आता है यूजिंग अ पास की टू स्टील अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एक गुप्त रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसको चुराने के लिए वो उसके रूम में आ जाता है। सस्पेंस वॉज एट इट्स हाइट व्हेन अ वेटर नॉक्ड एट द डोर। तभी अचानक एक वेटर नॉक करता है दरवाजे पर। एंड ऑजिबल प्रिटेंडेड दैट इट वॉज द लोकल पुलिस। और ऑजिबल ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वो तो वहाँ की पुलिस है। ऑजिबल्स concocted story of a non-existing balcony is one of the best part of the story। और ऑजिबल ने जो एक कहानी बुनी थी, एक ऐसी बैल्कनी जो कभी थी ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये स्टोरी का बेस्ट पार्ट है और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी शो करता है। ऑजिबल फैब्रिकेटेड द फेक स्टोरी ऑफ अ बैल्कनी ओनली टू ड्यूप मैक्स। मैक्स थॉट ऑफ द बैल्कनी एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस, जम्प फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड डाइड। डेथ ऑफ मैक्स इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी एंड ही जम्प्स ऑन टू द नॉन एग्जिस्टिंग बैल्कनी। और मैक्स की जो डेथ होती है वो स्टोरी का क्लाइमेक्स है, मेन पार्ट है, और वो बैल्कनी से जंप करता है और मर जाता है और वो बैल्कनी कभी थी ही नहीं उस विंडो के बाहर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अ पेन इज माइटियर देन अ सोर्ड और पिस्टल। बिल्कुल सही है, किसी भी तलवार से या किसी भी पिस्टल से पेन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसमें जो ऑजिबल सीक्रेट एजेंट है उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी डेपिक्ट किया गया है, जिसने उसकी लाइफ को सेव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पार्ट है, चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसका पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन यू से दैट होरेस डेनबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। सेकेंड है, व्हाट वाज द पैशन ऑफ होरेस डेनबाय एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई इट। तो पहले क्वेश्चन का जो अर्थ है और जो हिंदी है वो इस प्रकार से रहेगी कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि होरेस डेनबाय एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति तो था लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं था। उसके अलावा होरेस डेनबाय का पैशन क्या था और वो उसको किस तरह से पूरा करता था, सेटिस्फाई करता था। तो उसका एक बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ और वेरी इजी लैंग्वेज में आपको आंसर दिया गया है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं, होरेस डेनबाय वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन हु वॉज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स। यानी कि होरेस डेनबाय एक बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल आदमी था जो एक एक्सपर्ट था अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, जो था ताले बनाने का। हाउएवर हिज ऑब्सेशन विद रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स लेड हिम टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर। लेकिन उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, महंगी किताबें पढ़ने का, रेयर किताबें जो बहुत कम होती हैं, जो कहीं कहीं मिलती हैं, बहुत रेयर होती हैं, इस वजह से वो हर साल रॉबरीज करता था, कहीं ना कहीं चोरी या डाका डालता था। दस ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, और इसीलिए कहा गया है कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द रॉबरी ऑफ द रॉबर, एक्सप्लेन, एक्सपाउंड।
तो किस तरह से ये कहा गया है इसको एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक कहानी है जिसमें एक रॉबर की ही रॉबरी हो जाती है, मतलब एक चोर को ही लूट लिया जाता है, एक लुटेरे को लूट लिया जाता है। होरेस डेनबाई वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड। होरेस डेनबाई एक बहुत ही अच्छा प्लान करने वाला व्यक्ति था। जब भी वो ताले तोड़ता था या तिजोरी तोड़ता था उसकी एक प्लानिंग रहती थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गलती कर गया। किस तरह से? तो इन दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप नीचे देखिए। This is a story of robbery of the robber and another thief, a woman in red with who pretended to be the owner of the house and made him open the safe without gloves. तो रॉबरी ऑफ द रॉबर की स्टोरी है क्योंकि एक और चोर उस घर में थी जहाँ पर वो चोरी करने जाता है, और एक औरत ने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है जो ऐसा दिखावा करती है कि वो उस घर की ओनर है, और वो इस तरह से उसको कन्विंस करती है कि वो बिना ग्लव्स के, बिना दस्तानों के उसके घर की तिजोरी को खोलता है। सस्पेंस वॉज एट its height when police found Horace's fingerprints all over the place and arrested him for the theft that he did not commit। और सबसे ज़्यादा सस्पेंस तब क्रिएट होता है जब पुलिस को पूरे घर में होरेस डेनबाई के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और वो उसको उस गुनाह के लिए, उस क्राइम के लिए पकड़ा जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। नो डाउट होरेस डेनबाई वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट द रॉबर हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड बिकॉज ही वॉज ऑन द रॉन्ग पाथ। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि होरेस डेनबाई एक मेटिकुलस प्लानर था, बहुत अच्छा प्लान करने वाला था, लेकिन फिर भी उसको ही लूट लिया जाता है और वो अरेस्ट होता है क्योंकि वो एक गलत रास्ते पर चल रहा था। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा। और आगे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि इन दोनों में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ये आंसर और ये लाइन्स यूज कर सकते हैं। Honor among thieves is considered a popular code. Examine a question of trust as a story woven around this code. तो ऑनर अमंग थीव्स मतलब चोरों का भी अपना एक सम्मान होता है। चोर दूसरे चोर को नुकसान नहीं पहुंचाते, चोर चोर के घर चोरी नहीं करते। तो ये एक पॉपुलर कोड है, ये एक पॉपुलर फेमस नियम है। तो एक्सप्लेन, एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वोवन अराउंड दिस कोड। तो आप इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद बताइए कि ये कोड यहाँ पर ठीक से बुना गया है या नहीं, इस नियम को यहाँ पर अप्लाई किया गया है या नहीं। थीव्स एंड स्विंडलर्स हैव नो सेंस ऑफ मॉरल राइटनेस। बिल्कुल ठीक है, चोर और डकैत या लुटेरे जो होते हैं या ठग जो होते हैं उनका कोई भी मॉरल राइटनेस नहीं होती। इसका मतलब उनके अंदर कोई भी नैतिकता सही चीज़ों को करने की नहीं होती। आप कमेंट करिए विद रेफरेंस टू इंस्टेंस फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। और आंसर इस तरह से रहेगा, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच the author beautifully portrays how Horace Denbai's obsession with acquiring expensive and rare books led him to robbery। इसमें बताया गया है कि होरेस डेनबाई का जो ऑब्सेशन था, जो पैशन था, महंगी किताबें खरीदना, महंगी किताबों को पढ़ना, खरीदना तो नहीं, उसको किस तरह से प्रोवोक करता है कि वो रॉबरी करे। इस कहानी में होरेस डेनबाई वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन। वो एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति था। हु वॉज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स। ताले बनाता था, बहुत अच्छा था अपने प्रोफेशन में। However, his obsession with rare and expensive books led him to commit robberies every year। लेकिन क्योंकि उसका पैशन इस तरह का था जिसको पूरा करने के लिए उसको हर साल चोरी करनी पड़ती थी। Thus he was not completely honest। इसीलिए कहा गया कि वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। The story is full of exciting facts about trust and mistrust। This is a story of robbery of the robber and another thief, a woman in red who pretended to be the owner of the house and made him open the safe without gloves। Suspense was at its height when police found Horace's fingerprints all over the place and arrested him for the theft that he did not commit। ये हम ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। नो डाउट होरेस डेनबाई वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट द रॉबर हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड बिकॉज ही वॉज ऑन द रॉन्ग पाथ। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर के कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हमने आपको समझाया उनको रिवाइज कर लेते हैं तो किस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन अपना इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। द ऑनर अमंग द थीव्स वॉज नॉट मेंटेन्ड बाय द लेडी। और जो चोरों के बीच में एक दूसरे के प्रति ऑनर की भावना होती है, आदर की भावना होती है, या वो एक नियम होता है कि एक चोर चोर को परेशान नहीं करेगा, एक चोर चोर के घर चोरी नहीं करेगा, उसको उस लेडी ने मेंटेन नहीं किया। एंड इट प्रूव द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। और यही स्टोरी का क्लाइमेक्स है। द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। स्टोरी हमें पूरी तरह से एंटरटेन करती है शुरू से अंत तक। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम थीव्स एंड स्विंडलर्स हैव नो सेंस ऑफ मॉरल राइटनेस। और यही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जिसको आपने यहाँ पर पूरी तरह से जस्टिफाई कर दिया है। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप याद करेंगे।
बहुत अच्छा रहेगा. हाउ डिड फ्लावर्स हिंडर होरेस इन हिज वर्क. फ्लावर्स ने होरेस के काम में किस प्रकार से बाधा डाली. फ्लावर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर होरेस टू वर्क बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम hay fever, a condition of the nose and throat brought on by an allergy to pollen or dust. फ्लावर को सूंघने से एक अलग तरह की एक एलर्जी हो जाती है, एलर्जी होती है जो एक बुखार में परिवर्तित हो जाती है. और इस कंडीशन में नोज और थ्रोट अफेक्ट होते हैं. इट वॉज ड्यू टू दैट ही वुड स्नीज एंड मे बी कॉट इफ ही वॉज नियर फ्लावर्स. और इस वजह से उसको छींके आती हैं, जिस वजह से अगर वो फ्लावर्स के पास जाएगा तो वो स्नीज करेगा यानी छींकेगा. ही हैड टू पुट हिज फेस डाउन. इस वजह से उसको अपना चेहरा नीचे करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज होरेस डेनबाय श्योर दैट हिज रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज वुड बी अ सक्सेसफुल वन. होरेस डेनबाय को इस बात का श्योरनेस या निश्चितता क्यों थी कि जो उसने रॉबरी की थी शॉर्ट ओवर ग्रांज में वो एक सक्सेसफुल थी. उसका आंसर है, होरेस डेनबाय वॉज श्योर दैट हिज रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज वुड बी अ सक्सेसफुल वन बिकॉज ही हैड स्टडीड द हाउस, द ड्राइंग रूम वेयर द सेफ वॉज केप्ट. क्योंकि वो बहुत दिनों से उस पूरे घर को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. उसे ये भी पता था कि ड्राइंग रूम कहाँ है और वहाँ पर तिजोरी कहाँ रखी है. द वायरिंग, तार कहाँ से जाती है घर की या तिजोरी तक की. गार्डन कहाँ है. ही हैड ऑल्सो स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द सर्वेंट्स. सर्वेंट कब घर में इधर से उधर घूमते हैं, आते जाते हैं, उसने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया था. सो ही हैड प्लान्ड वेल. उसने बहुत अच्छी से प्लानिंग की थी. दस एंश्योरिंग दैट नथिंग कुड गो रॉन्ग. इसी वजह से उसको ये बात श्योर थी कि कुछ भी गलत नहीं होगा. नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. What did Griffin the scientist do to escape after setting the fire to the house of the landlord? This is the most important chapter of this book. इसमें आप जानते हैं ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है. ही वॉज अ वंडरफुल साइंटिस्ट. और लेकिन उसका दिमाग मानवता की भलाई के लिए नहीं चलता, वो गलत कामों के लिए अपनी डिस्कवरी को यूज़ करता है. और उसकी डिस्कवरी थी ही swallowed certain rare drugs which could made a man invisible. और उसके बाद वो किस तरह से उसका मिसयूज़ करता है और उसका एंड कितना बुरा होता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए. What did Griffin the scientist do to escape after setting the fire to the house of the landlord? ग्रिफिन ने, जो कि एक साइंटिस्ट है, क्या किया अपने घर के जो लैंडलॉर्ड थे यानी जो मकान मालिक थे उनके घर को आग लगाने के बाद, और वो वहाँ से बचने के लिए उसने क्या किया. सेकेंड, वाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चोजन अ बैड टाइम टू बी इन लंडन विदाउट क्लोज. राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि ग्रिफिन ने एक गलत समय चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए. नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रिफिन फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर फॉर द सेकेंड टाइम. ग्रिफिन ने खुद को इनविजिबल पाया लेकिन बिना कपड़ों के, और वो भी जनवरी की चिल ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड में दूसरी बार. वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर. एक बड़े लंदन स्टोर में जाने के लिए उसने क्यों सोचा. हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम देयर. फिर वो वहाँ से बचकर कैसे निकला. तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स इस एक शॉर्ट आंसर में आपको मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग. यानी इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप एक कॉमन आंसर यूज़ कर सकते हैं. ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट बट क्रिएटेड अ मेडिसिन टू मेक द बॉडी इनविजिबल. ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था जिसने एक मेडिसिन, एक दवाई बना ली थी जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल यानी अदृश्य कर सकती थी. ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड हु ट्राइड टू इजेक्ट हिम. और जब उसकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिसकी वजह से उसके मकान मालिक ने उसको घर से निकलने के लिए कहा तो उसने उनके घर को आग लगा दी. बाय swallowing हिज रेयर ड्रग्स ही बिकेम ट्रांसपेरेंट. और उसने वो दवाइयाँ जो उसने बनाई थी, ढूंढी थी, उसको खुद से निगल लिया, सोलो कर लिया, और उसके बाद उसकी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई. ही हैड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स इन द चिली मिड विंटर टू रन अवे फ्रॉम बीइंग सीन. और वो दिखे ना, इस वजह से उसने अपने शरीर के सारे कपड़े उस भरी ठंड में निकाल दी और फिर वो वहाँ से भाग गया. ग्रिफिन हैड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अनबेरेबल कोल्ड. और इतनी ठंड थी लंदन में उस समय कि उस ठंड से बचने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बहुत बड़ा एक लंदन में एक स्टोर था, वहाँ पर जाकर छुप जाएगा. ही एट, उसने खाया, ड्रैंक, उसने पिया, वोर वार्म क्लोथ्स, वहाँ जाकर गर्म कपड़े पहने, एंड स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और रजाइयों का एक ढेर पड़ा था उस पर जाकर सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुड ओनली एस्केप बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स अगेन. और अगली सुबह वो वहाँ से फिर बचने के लिए भागा तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे. नेक्स्ट,
वॉट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी? थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में ग्रिफिन ने क्या किया? वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू बुक 2 रूम्स एट आइपिंग विलेज? आइपिंग विलेज ने में ग्रिफिन ने 2 रूम बुक क्यों किए? हाउ डिड ही मैनेज द मनी फॉर हिज एक्सपेंसेस? और अपने खर्चों के लिए उसने पैसा कहाँ से मैनेज किया? इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर इस एक सिंगल आंसर में आपको मिल जाएगा. Griffin entered the shop of a theatrical company, stole some cash and items like bandages, a false nose, glasses, a hat, etc. ग्रिफिन एक थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया जहाँ पर थिएटर वगैरह का सामान मिलता है. वहाँ से उसने कुछ पैसा चुराया, कुछ बैंडेजेस पट्टियाँ चुराई, एक नकली नाक, सन ग्लासेस जो आंखों पे लगाने के चश्मे होते हैं, एक हैट और ऐसा ही कुछ और सामान. और उसके बाद वो विलेज आइपिंग चला गया इन ऑर्डर टू अवॉइड क्राउडेड लंदन, क्योंकि वो लंदन के भीड़ वाले इलाके में खुद को पहचानवाना नहीं चाहता था. एंड रिवर्स हिज एक्सपेरिमेंट, और वो चाहता था कि वहाँ रहकर वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट हुआ है और उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई है, वो उसको रिवर्स कर पाए. ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन एंड मेड इट क्लियर टू मिसेज हॉल द लैंडलेडी दैट ही वांटेड टू बी आइसोलेटेड एंड अनडिस्टर्ब्ड. उसने 2 रूम बुक किए और उस एक छोटी सी इन में, एक सराय में, वहीं की एक लोकल सराय थी, और वहाँ पर जो उसकी ओनर थी मिसेस हॉल, उनको एक क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है और उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे. इसके बाद इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और हैं. वाई डिड मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? मिसेस हॉल को वो वैज्ञानिक सनकी क्यों लगा? वॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? कौन सी बहुत अजीब घटनाएं हुई उस सराय में? वॉट डिड मिसेस हॉल्स सी इन द साइंटिस्ट रूम? वैज्ञानिक के कमरे में मिसेस हॉल्स ने क्या देखा? डिस्क्राइब द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ्स एक्सपीरियंस विद अ स्ट्रेंज साइंटिस्ट. उस अजनबी साइंटिस्ट, उस अजीब साइंटिस्ट के साथ मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड का क्या एक्सपीरियंस रहा? इसका एक कॉमन आंसर बनता है बच्चों यहाँ पर. मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज ही अराइव्ड एट द इन द विंटर ऑफ सीजन. सबसे पहले मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट कुछ सनकी लगा था क्योंकि जिस समय वो उस इन में आया था, उस सराय में आया था, वो एक सर्दियों का मौसम था जो ऑफ सीजन था. मतलब जनरली वहाँ पर उस समय यात्री नहीं आते थे. हिज अपियरेंस वॉज स्ट्रेंज. उसका जो बाहरी आवरण था, मतलब जिस तरह से वो दिखता था, वो बहुत अजीब था. एंड ही वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड. वो अकेला रहना चाहता था, अनडिस्टर्ब रहना चाहता था. ये सारी बातें थी जिनकी वजह से वो थोड़ा सा उनको सनकी और स्ट्रेंज नजर आता था. वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट रूम ओपन. एक दिन उन दोनों को वैज्ञानिक का कमरा खुला दिखा. द साइंटिस्ट वॉज मिसिंग. वो कमरे से गायब था. एंड हिज क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर स्कैटर्ड देयर. और उसके कपड़े और जो उसकी पट्टियाँ थी जो वो शरीर पर लगा कर रखता था, वो सब फैली हुई थी कमरे में. सडनली मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ. तभी मिसेस हॉल को हल्की सी छींक की आवाज़ सुनाई दी. एंड सॉ द हैट लेप अप एंड डैश इनटू हर फेस. और तभी वो जो हैट वहाँ पड़ा हुआ था वो उड़ने लगा, एकदम उछला, और उसने ज़ोर से मिसेस हॉल के फेस को हिट किया. उसके बाद द चेयर स्टार्टेड मूविंग एंड हिट मिसेस हॉल. उसके बाद वहाँ जो कुर्सी रखी थी वो अपने आप मूव करने लगी और उसने भी मिसेस हॉल को हिट किया. दे गॉट टेरिफाइड एंड लेफ्ट द रूम. वो डर गए बहुत ज़्यादा और कमरे से बाहर निकल गए क्योंकि उस कमरे में उस समय कोई भी दिख नहीं रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन्स स्टडी. क्लर्जीमैन्स स्टडी में जो एक उत्सुकतापूर्ण एपिसोड हुआ था उसके बारे में बताइए. डिस्क्राइब ग्रिफिन्स मिसयूज ऑफ पावर एट आइपिंग विलेज. ग्रिफिन ने अपनी पावर, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किस तरह से किया आइपिंग गांव में. वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू ब्रेक इनटू अ क्लर्जीमैन्स हाउस. उसने क्यों क्लर्जीमैन हाउस में घुसने के लिए सोचा. द नेबर सस्पेक्टेड ग्रिफिन ऑफ बर्गलरी. जो पड़ोसी थे उनको सस्पेक्ट था, उनको ये शक था कि उस बर्गलरी में, उस डाके में, उस चोरी में ग्रिफिन का हाथ है. स्टेट वाई दिस वॉज जस्टिफाइड. और बताइए ये जस्टिफाइड भी क्यों था कि उनका शक सही था. डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिसेस जेफर्स ट्राई टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे, उन्होंने जब अरेस्ट करने की कोशिश की एक ऐसे आदमी को जिसका सर नहीं है, उस पूरे सीन को डिस्क्राइब करना है. वॉट हैपन टू जेफर्स व्हेन ही ट्राई टू कैच द इनविजिबल साइंटिस्ट. जेफर्स को क्या हुआ जब उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की सोची. इसके कॉमन आंसर यहाँ पर दिया गया है एक. व्हेन ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि ग्रिफिन के पास पैसे की कमी हुई. ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज इनविजिबिलिटी एंड ब्रोक इनटू अ क्लर्जी मैन्स हाउस टू स्टील द मनी. तो वो क्लर्जी मैन यानी पादरी के घर में घुस गया और वहाँ से पैसे चुरा लिए. द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वोक अप आफ्टर हियरिंग द चिंक ऑफ मनी. और जब पैसों की सिक्कों की आवाज़ सुनाई दी, खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी, तो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ उठ गए.
देयर ड्रॉर वॉज ओपन, उनकी जो ड्रॉर थी जहाँ पर पैसे रखे थे वो खुली हुई थी, एंड द मनी वॉज मिसिंग, और पैसे गायब थे, बट नो बडी वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई था नहीं. ग्रिफिन हैड नो मनी अर्लियर, ग्रिफिन के पास पहले भी पैसे नहीं थे, बट व्हेन ही प्रोड्यूस रेडी कैश सडनली द विलेजर्स सस्पिशियंस गॉट जस्टिफाइड, और जब उसने अचानक से सारा पैसा कैश में दे दिया तो जो गांव वाले थे वो इसके बारे में सस्पिशियस हो गए, वो शक करने लगे, और ये जस्टिफाइड भी था, सही भी था, उचित भी था. इट वॉज अ क्यूरियस एपिसोड, ये बहुत ही उत्सुकतापूर्ण एपिसोड था. एंड दे कॉल द पुलिस, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया. व्हेन कांस्टेबल जेफर्स ट्राई टू एप्रीहेंड ग्रिफिन ही टुक ऑफ हिज क्लोथ टू बिकम इनविजिबल, जब कांस्टेबल जेफरसन ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से अपने कपड़े उतारकर इनविजिबल हो गया और भाग गया. अनेबल टू सी द पर्सन जेफर्स फेल्ट हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और जब जेफर्स को वहाँ कोई व्यक्ति नजर नहीं आया तो उनको ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. ग्रिफिन स्ट्रक हिम एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ग्रिफिन ने उनको कसकर पकड़ लिया और इसके बाद उनकी जो वो अपना होशो हवास खो बैठे. तो इसी तरह से बच्चों इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए. 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज, ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था क्योंकि उसने अपनी वैज्ञानिक खोजों का गलत प्रयोग किया था. इलस्ट्रेट दिस पॉइंट बाय गिविंग 2 इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, और इस कहानी जो भी कहानी आपने यहाँ पढ़ी उससे 2 घटनाएं यहाँ पर बतानी है जो इस पॉइंट को प्रूव कर सकें. साइंटिस्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ग्रिफिन इज द एनेस्थीसिस ऑफ द स्टेटमेंट जस्टिफाई, साइंटिस्ट हमेशा ये चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ग्रिफिन इससे बिल्कुल अलग था. जस्टिफाई करिए. वॉट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ग्रिफिन आफ्टर रीडिंग द लेसन, ग्रिफिन के बारे में आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, एक तरह से कैरेक्टर स्केच है ये, वो बताना है. तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर यूज़ कर सकते हैं. और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही वंडरफुल बात है कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर समझाए हैं उन सभी को मिलाकर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. यानी कि अगर आपने ठीक से शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी किए तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. Griffin was a great scientist who created a medicine to make the body invisible. He set fire to the house of the landlord who tried to eject him. By swallowing his rare drugs, he became transparent. ये short description मैं आपको short answers में बता चुकी हूँ. He had to take off his clothes in the chilly mid-winter to run away from being seen. Griffin had to slip into a big London store. Griffin को एक बड़े लंदन स्टोर में जाना पड़ा, घुस जाना पड़ा, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अनबियरेबल कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी. ही एट, ड्रैंक, वोर वार्म क्लोथ्स एंड स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्विल्स, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुड ओनली एस्केप बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स अगेन. ग्रिफिन एंटर द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, उसके बाद बिग लंदन स्टोर के बाद वहाँ से भाग जाने के बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी में गया, वहाँ से पैसे चुराए, कुछ चीज़ें चुराई जैसे बैंडेजेस, एक फॉल्स नोज, ग्लासेस, एक हैट, और फिर आइपिंग विलेज चला गया क्योंकि वो लंदन के क्राउडेड स्टोर को भीड़ को अवॉइड करना चाहता था ताकि वो पहचान न लिया जाए. एंड रिवर्स हिज एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, ये भी बताया जा चुका है, 2 कमरे लिए, और उसने मिसेस हॉल को एक क्लियर कर दिया जो मकान मालकिन थी कि वो अकेला रहना चाहता है और अनडिस्टर्ब रहना चाहता है. मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज ही अराइव्ड एट द इन द विंटर ऑफ सीजन. ये भी हमने बताया था कि मिसेस हॉल को वो वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता था, क्योंकि एक ऐसे सीजन में वहाँ आया था जब कोई नहीं आता था, सर्दियों में. हिज अपेयरेंस वॉज स्ट्रेंज, उसका जो अपेयरेंस था वो बहुत अजीब था. एंड ही वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड, वो अकेला रहना चाहता था, अनडिस्टर्ब रहना चाहता था. वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट door open. The scientist was missing and his clothes and bandages were scattered there. Suddenly Mrs. Hall heard a sniff and saw the hat leap up and dash into her face. The chair started moving and hit Mrs. Hall. ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चेयर अचानक से उठने लगी अपने आप और उसने मिसेस हॉल को हिट किया. फिर मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दे गॉट टेरिफाइड एंड लेफ्ट द रूम. व्हेन ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, उसके बाद जब ग्रिफिन के पास पैसों की कमी आए, ही टुक एडवांटेज ऑफ द इनविजिबिलिटी, उसने अपनी अदृश्यता का फायदा उठाया और उसके बाद क्लर्जीमैन के घर में चला गया और वहाँ से पैसे चुराए. द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वोक अप आफ्टर हियरिंग द चिंक ऑफ मनी. दिस ड्रॉर वॉज ओपन एंड द मनी वॉज मिसिंग, और जब पैसों की खनखनाहट की आवाज़ के बाद ड्रॉर को खोलकर देखा गया, वो खुली हुई थी और उसमें पैसे नहीं थे, बट नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था. ग्रिफिन हैड नो मनी अर्लियर व्हेन ही प्रोड्यूस रेडी कैश. The villagers' suspicion got justified. It was a curious episode and they called the police. और पुलिस को बुलाया गया. When Constable Jeffers tried to apprehend Griffin, जब जेफरसन ने
जेफर्स ने पकड़ने की कोशिश की ग्रिफिन को। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे, वो इनविजिबल हो गया और वहाँ पर कोई भी दिखना बंद हो गया। जेफर्स को बहुत ही सफोकेटेड और स्ट्रगलिंग फील हुआ। ग्रिफिन स्ट्रक हिम एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ग्रिफिन ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद जेफर्स कॉन्शियसनेस खो बैठा, यानी कि वो बेहोश हो गया। In short, we can say that Griffin was a very talented and gifted man, but he used his mind in a sinister way. Griffin बहुत ही talented और gifted इंसान था, मतलब बहुत अच्छा माइंड उसका था। He was a brilliant scientist, लेकिन उसने अपने माइंड का प्रयोग उचित रूप से नहीं किया, जैसा कि एक साइंटिस्ट को करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अटैच एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। इफ़ समहाउ यू डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, हाउ वुड यू यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी तरह से ये खोज कर लें कि किस तरह से आप इनविजिबल हो सकते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करेंगे। आंसर, इफ़ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं, आई वुड एड पीपल एंड द कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी और लोगों की मदद करूंगा। इफ़ आई वर इनविजिबल आई वुड वर्क लाइक मिस्टर इंडिया, तो मैं मिस्टर इंडिया की तरह काम करूंगा, जो दिखता नहीं है लेकिन गरीब लोगों की मदद करता है। तो ये वैल्यूबल से क्वेश्चन मान लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप ये पूरा आंसर लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में ये लाइन ऐड कर देंगे जो मैंने आपको अभी समझाई है। आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव टेम्पलेट्स, आप ये शॉर्ट टेम्पलेट्स यूज़ करके भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स याद नहीं कर पाते, वो इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेटा, इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू राइट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज द एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट ग्रिफिन। ग्रिफिन एक लॉलेस, मतलब कानून को ना मानने वाला साइंटिस्ट था और ये कहानी इसी बारे में है। द स्टोरी इज फुल ऑफ फैक्ट्स अबाउट ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी एंड हिज मिसडीड्स। उसने किस तरह से वो इनविजिबल हुआ और उसके बाद उसने क्या क्या गलत काम किए, इसके बारे में कहानी है। इन दिस स्टोरी ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज पावर एंड ब्रोक द लॉ मैनी टाइम्स बाय मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल। इस पूरी कहानी में बताया गया है कि ग्रिफिन ने किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज किया और किस तरह से उसने कानून को कई बार तोड़ा बाय मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने को अदृश्य बनाकर। द फनी एपिसोड एट आइपिंग विलेज, और ये थोड़ा सा एक फनी एपिसोड है आइपिंग विलेज में। ये बेस्ट पार्ट है स्टोरी का। ह्यूमर वॉज एट इट्स हाइट व्हेन मिस्टर जेफर्स वॉज टू अरेस्ट द हेडलेस मैन। और यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता है जब जेफर्स को एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जो हेडलेस था। द मिसयूज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इन अ ड्रामेटिक मैनर एंड द डिसअपियरेंस ऑफ ग्रिफिन अगेन एंड अगेन आर द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। उस स्टोरी का क्लाइमैक्स है कि साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज किस किस जगह पर किस किस तरह से हुआ और साथ ही में ग्रिफिन बार बार खुद को किस तरह से डिसअपियर कर रहा था। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्रिफिन वॉज अ जीनियस बट एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। यस, हम ये कह सकते हैं कि ग्रिफिन एक जीनियस, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक्सेंट्रिक था, वो सनकी था, जिस वजह से उसने अपनी खोज को गलत तरीके से प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडर्स बिलीव दैट ग्रिफिन वॉज अ मैन without conscience. You have a class discussion on why our conscious plays a vital role in shaping our character. Present a summary of your views on this. This is a value based question you might say. Readers यानी कि इसको पढ़ने वाले लोग इस बात का बिलीव करते हैं कि ग्रिफिन विदाउट कॉन्शियस, मतलब उसकी अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी जो उसको गलत और सही बता पाए, ऐसा लगता है। अगर आपका क्लास में एक डिस्कशन हो कि क्या कॉन्शियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कैरेक्टर को शेप करने में, आपके चरित्र को शेप करने में, तो आप इसको एक समराइज वे में बताइए। ग्रिफिन वॉज अ मैन विदाउट कॉन्शियस। येस, इट इज़ ट्रू। ग्रिफिन एक आदमी था जिसके अंदर कॉन्शियस नाम की चीज़ नहीं थी। ही वॉज नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो नियम कानून को मानने वाला नागरिक नहीं था। ही ब्रोक वन लॉ आफ्टर अनदर एंड नेवर हेजिटेटेड टू कमिट क्राइम। गलती करने में, क्राइम करने में उसने कभी भी कानून को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। He experimented on a cat with no concern for the poor creature's cries of pain. एक कैट पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और कभी नहीं सोचा उसको कितना पेन या परेशानी हो रही होगी। He threw it out and never tried to find out whether it was alive or dead. और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उसने उठाकर बाहर फेंक दिया उस कैट को, बिना इस बात की परवाह किए कि वो जीवित है या मर गई। He burned down the house of the landlord. अपने मकान मालिक के घर को जला दिया। After becoming invisible, he committed one brutal act after another. और हाँ, उसने एक से एक जघन्य अपराध किए इनविजिबल बनने के बाद। His plans to spread a reign of terror among people using his powers of invisibility is really shocking. और उसने किस तरह से अपने टेरर को फैलाने की कोशिश की चारों तरफ, इस बात को जानने के बाद बहुत ही और किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज़ किया, बहुत ही शॉकिंग लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर व्हेन ही वाज थ्रोन आउट, जब ग्रिफिन को घर से बाहर निकाल दिया गया तो उसने उस घर को आग लगा दी. एंगर एंड रिवेंज आर इन नो वे अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. यस, गुस्सा और बदले की भावना ये किसी भी तरह की समस्या का कोई समाधान नहीं है. यू आर अ कॉलमनिस्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, आप अपनी स्कूल मैगजीन के लिए कॉलम लिखते हैं. क्रिएट अ कॉम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगर मैनेजमेंट फॉर टीन्स एंड इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. और आप एक कॉलम लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए एंगर मैनेजमेंट पर कि जो टीन्स हैं, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर इसका क्या गलत प्रभाव पड़ता है उनकी हेल्थ पर. और इसके लिए आप विजिट द यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया एंड ट्राई टू राइट एनी आंसर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. एनी लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड मोर वीडियोज इन डिफरेंट प्ले लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप इस वीडियो को, इस आंसर को लिखने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो को वॉच करिए ज़रूर. और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. Footprints Without Feet is an amusing story in which the author beautifully portrays anger doesn't resolve, it destroys in true colors. बिल्कुल ये एक इस तरह की स्टोरी है जिसमें ऑथर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि गुस्सा किसी भी चीज़ को हल करने का तरीका नहीं है, ये बर्बाद कर देता है. इन दिस स्टोरी ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ मेडिसिन टू मेक द बॉडी इनविजिबल. ये बात आपको पता है, ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई बना ली थी जिससे ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से इनविजिबल किया जा सकता था. एंगर एंड रिवेंज वर एट इट्स पीक when Griffin set fire to the house of the landlord who tried to eject him. बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा गुस्से की और बदले की भावना की सीमा पार हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ग्रिफिन उस घर को आग लगा देता है जहाँ से उसको निकालने की कोशिश की गई थी. बाय swallowing his rare drugs. एड फ्रॉम टाइप 1 आंसर. अब जो टाइप 1 आंसर आपका था वो आप इस लाइन के बाद कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट ग्रिफिन. टाइप 1 आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा. ये देखिए, ये जो टाइप 1 आंसर आप देख रहे हैं, इस आंसर को, ये जो आंसर यहाँ पर दिया गया टाइप 1 आंसर, वो आप इस लाइन के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे. दिस इज ऐड फ्रॉम टाइप 1 आंसर, तो आपका ये आंसर कंटिन्यू हो जाता है. द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट ग्रिफिन हु एंटर्ड द शॉप ऑफ अ. उसके बाद थिएट्रिकल कंपनी वाला आप यहाँ डाल सकते हैं टाइप 2 आंसर. तो ये आंसर मैंने अभी आपको समझाया है, जो इस आंसर में आप लगा सकते हैं तो आपका एक आंसर क्रिएट हो जाएगा. दिस इज द टाइप 2 आंसर. ये टाइप 2 जो आंसर है ये यहाँ पर, अब आप देखिए ध्यान से, ये टाइप 2 आंसर यहाँ से कंटिन्यू होगा इस लाइन के बाद. और उसके बाद ग्रिफिन्स एनकाउंटर विद कांस्टेबल जेफर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कांस्टेबल वाला पार्ट है. इंक्लूड टाइप 4 आंसर. टाइप 4 आंसर आप यहाँ पर ऐड करिए. इन शॉर्ट, ग्रिफिन स्टोरी टीचेज अस दैट एंगर एंड रिवेंज आर इन नो वे अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम एंड बाय दिस वे कंप्लीट योर आंसर फॉर एनी क्वेरी राइट इन द कमेंट सेक्शन. देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और उसके बाद टाइप 4, ये आंसर्स आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे तो आपका पूरी तरह से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बेटा. ये देखिए यहाँ पर. तो नेक्स्ट है हमारा गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है. तो इसके लिए आप विजिट द यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया एंड ट्राई टू राइट अ कैरेक्टर स्केच आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एनी कैरेक्टर स्केच. तो आप यहाँ पर जाकर ये वॉच कर सकते हैं और इजीली अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. फाइंड मोर वीडियोज़ इन डिफरेंट प्ले लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट. और भी वीडियोज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं. एडिशनल क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है. वाई वर द 2 बॉयज इन लंडन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड. लंदन में 2 लड़के बहुत ही सरप्राइज और फैसिनेटेड क्यों हो गए थे. व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री. रहस्य का क्या एक्सप्लेनेशन था. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. और इनविजिबल मैन यानी कि जो ग्रिफिन था वो पहली बार विजिबल कब हुआ. द 2 बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड व्हेन दे नोटिस द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. लंदन में सड़क पर चलते हुए उन दोनों लड़कों को फ्रेश यानी कि ताजे कीचड़ में सने हुए फुटप्रिंट्स जो किसी व्यक्ति के थे वो दिख रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ नज़र नहीं आ रहा था. इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर देम, और उनके लिए एक रहस्य हो गया था ये, जिस वजह से वो सरप्राइज और फैसिनेटेड थे. हाउ डिड ग्रिफिन अ लॉलेस मैन
वेरी इजी कॉमन लाइंस फॉर समरी, बिल्कुल बिल्कुल ये वही कॉमन लाइंस हैं जो समरी में भी यूज़ हुई हैं। और अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस मैन, यानी ग्रिफिन कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था, तो उसका आंसर देखिए कितना इजीली आप ऊपर समझ चुके हैं और वही आंसर यहाँ यूज़ होना है। ग्रिफिन वॉज लॉलेस बिकॉज ही हैड कमिटेड मैनी एंटी सोशल डीड्स फॉर विच ही नेवर फेल्ट गिल्टी। ग्रिफिन ने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए लिए जो एंटी सोशल थे, यानी समाज से में कुछ गलत फैलाने वाली चीज़ें थी, जिसके लिए वो कभी भी गिल्टी या अपराध बोध की भावना से ग्रस्त नहीं हुआ। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड रैन अवे। ये बात बार बार इस चैप्टर में रिवाइज हुई है। उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी, भाग गया। ही स्टोल फूड स्टफ्स एंड क्लोथ्स फ्रॉम अ लंडन स्टोर। लंडन स्टोर से उसने खाने का सामान और कपड़े चुराए। स्टोल अदर गुड्स फ्रॉम अ थिएट्रिकल कंपनी, और बहुत सारा सामान उसने एक थिएट्रिकल कंपनी से भी चुराया। ही ऑल्सो स्टोल मनी फ्रॉम अ क्लर्जीमैन्स हाउस टू पे हिज बिल्स, और अपने बिल्स पे करने के लिए उसने क्लर्जीमैन के घर में चोरी की। तो इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका ये, और हर तरह से हर पार्ट को, हर डिटेल को, हर फैक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है, और ये भी समझाया गया है कि किस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न करके लॉन्ग आंसर्स में किस तरह से फिट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आपका अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? तो एब्राइट को क्या सबक मिला जब वो साइंस फेयर में नहीं जीता, और किसी भी साइंटिस्ट के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे बनता है, उसके लिए किन किन क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसका बहुत ही मैजिकल आंसर यहाँ दिया गया है। इन दोनों ही क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर है। एब्राइट हैड द विल टू बिकम अ साइंटिस्ट। एब्राइट में इच्छा थी कि वो एक साइंटिस्ट बने। When he did not win anything at the science fair, he did not lose head heart and learned that the winners had shown real experiments. और जब वो साइंस फेयर में नहीं जीत पाया तो उसका उसका दिल नहीं टूटा, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और उसने ये सीखा कि जो विनर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होते हैं। अ फर्स्ट रेट माइंड, और नेचुरली इंटेलिजेंट था वो बहुत ज़्यादा, क्यूरोसिटी उत्सुक था, एंड दैट द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। सबसे पहले आपका फर्स्ट रेट माइंड, उसके बाद आपकी उत्सुकता, और उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा सही कारण के लिए जीतने की। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक साइंटिस्ट को एक साइंटिस्ट बनाती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? एक किताब जो है उसने रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक टर्निंग पॉइंट की भूमिका कैसे निभाई? व्हाट डिड ही डिस्कवर? उसने क्या खोज की? हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? एब्राइट की माँ ने उसकी कैसे मदद की? विच प्रोजेक्ट लेड रिचर्ड एब्राइट टूवर्ड्स हिज स्टोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स? और रिचर्ड एब्राइट ने का कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने उसको थ्योरी ऑफ सेल्स की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया? इसका एक कॉमन मैजिकल आंसर रहेगा रिचर्ड एब्राइट वॉज फैसिनेटेड विद बटरफ्लाइज। यस, रिचर्ड एब्राइट एक फैसिनेशन था, एक अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज के प्रति। व्हेन ही वाज लूजिंग इंटरेस्ट हिज मदर हेल्प हिम बाय मोटिवेटिंग हिम, और जब उसका इंटरेस्ट उससे हटा थोड़ा सा तो उसकी माँ ने उसको बहुत मोटिवेट किया, प्रेरित किया। शी ब्रॉट हिम अ टेलीस्कोप, वो उसके लिए एक टेलीस्कोप लेकर आई, माइक्रोस्कोप लेकर आई, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स, और बहुत सारे अलग यंत्र भी। शी ऑल्सो गिफ्टेड हिम अ चिल्ड्रंस बुक, उन्होंने एक बच्चों के पढ़ने की किताब भी उनको दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच ओपन द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस टू हिम, और जिसने विज्ञान की दुनिया के द्वार खोल दिए एक तरह से रिचर्ड के लिए। ही कंक्लूडेड दैट गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वॉज नॉट ऑर्नामेंटल, और उस किताब को पढ़ने के बाद ही उसने ये सारा सार निकाला कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, वो ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बट दे प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स फॉर देयर डेवलपमेंट, बल्कि उसमें से कुछ इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं। फर्दर हिज डिस्कवरी ऑफ एन इंसेक्ट हार्मोन लेड हिम टू द हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, बल्कि आगे आगे उसने डिस्कवरी भी की थी इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर, जिसकी वजह से उसको न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो इस तरह से उसकी लाइफ में ये जो बुक है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, जो कि उसकी मदर ने उसको प्रेजेंट की थी, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस।
The Making of a Scientist is an amusing story in which the author beautifully portrays the journey of a scientist. Yes, Making of Scientist एक बहुत ही amusing story है जिसमें author ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की जर्नी, उसकी यात्रा को बताया गया है, जिसका नाम है एब्राइट इन ट्रू कलर. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग साइंटिस्ट एब्राइट. एक यंग साइंटिस्ट है एब्राइट. द रियलाइजेशन ऑफ अ मिस्टेक्स आफ्टर लूजिंग एट द साइंस फेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. येस, जब साइंस फेयर में वो नहीं जीत पाया तो उसको अपनी रियलाइजेशन हुआ कि उसकी क्या गलतियां रही, और यही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. एब्राइट हैड द विल टू बिकम अ साइंटिस्ट. उसकी इच्छा थी कि वो एक साइंटिस्ट बने. व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही डिड नॉट लूज हार्ट एंड लर्न दैट द विनर्स हैड शोन रियल एक्सपेरिमेंट्स. ये मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में. अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरोसिटी एंड द will to win for the right reasons are the qualities that goes into the making of a scientist. यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है एक साइंटिस्ट की. द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट अ मदर्स रोल. येस, यहाँ पर एक माँ की क्या भूमिका होती है उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं. रिचर्ड एब्राइट वॉज फैसिनेटेड विद बटरफ्लाइज. When he was losing interest, his mother helped him by motivating him. She brought him a telescope, microscope, cameras, and other equipments. She also gifted him a children's book, The Travel of Monarch X, which opened the world of science to him. He concluded that gold spots on a monarch pupa were not ornamental, but they produced hormones for their development. Further, his discovery of an insect hormone led him to his new theory on the life of cell. तो आप ये देख रहे हैं बेटा कि जो ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने समझाए थे उसी के आंसर्स को इस लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ किया गया है. तो कितनी आसान तरीके से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं. द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. और आप ये भी देख रहे होंगे कुछ लाइंस ऐसी कॉमन है जो आप सभी लॉन्ग आंसर्स में डाल सकते हैं. एंड द वन सच लाइन इज द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. द स्टोरी डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ यंग माइंड्स. जो यंग बच्चे होते हैं उनके साइंटिफिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं इस बारे में स्टोरी बताती है. नो डाउट, कोई शक नहीं है इस बात में, दैट ऑल दीज फैक्ट्स आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट विनर्स नेवर लूज हार्ट. जो विजेता होते हैं वो कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करते और ना ही उम्मीद छोड़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द नेकलेस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप जानते हैं यहाँ पर मैडम लुइजिल, उनके हस्बैंड और उनकी फ्रेंड मतिल्डा के बारे में बताया गया है. मैडम लुइजिल वॉज अ वेरी प्रिटी लेडी एंड वॉज मैरिड टू अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ एजुकेशन, बट शी वॉज नेवर हैप्पी. वो कभी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपनी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करना चाहती थी. और एक बार एक बॉल पार्टी का मिनिस्टर के यहाँ से इन्विटेशन आता है और उसके बाद किस तरह से उनकी लाइफ चेंज होती है उसको बताया गया है. तो यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मैडम लुइजिल. वो किस तरह की इंसान थी. वाई वॉज शी ऑलवेज अनहैप्पी. वो हमेशा अनहैप्पी यानी कि उदास क्यों रहती थी. व्हाट वॉज द कॉज ऑफ मतिल्डाज र्यून. मतिल्डा की र्यून का क्या रीज़न था, वो उनकी बर्बादी क्यों हुई. हाउ कुड मतिल्डा हैव अवॉइडेड हर र्यून. और मतिल्डा अपनी बर्बादी को कैसे अवॉइड कर सकती थी. हाउ डज द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ लुइजिल्स लाइफ. और लुइजिल्स की पूरे जीवन को, हस्बैंड वाइफ के जीवन को एक नेकलेस ने कैसे चेंज कर दिया. और इन तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप बेटा इस एक आंसर से कवर कर सकते हैं. मैडम लुइजिल मतिल्डा वॉज अ सिंपल प्रेटी यंग पुअर लेडी हु एस्पायर टू हैव अ रिच एंड एफ्लुएंट लाइफ. एक सिंपल खूबसूरत जवान लेकिन गरीब औरत थी जो हमेशा से ये चाहती थी कि वो एक रिच यानी धनी और एक बहुत ही समृद्ध जीवन बिताएं. दो शी वॉज पुअर, बट क्योंकि वो गरीब थी, शी वॉज मैरिड टू अ पेटी क्लर्क. एक नॉर्मल से क्लर्क के साथ उनकी शादी हुई और उनको गरीबी में रहना पड़ा. हर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेड हर बोरो अ नेकलेस जस्ट टू शो ऑफ. और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं औरों से इन्फीरियर हूँ, कुछ नीचे हूँ, मैं गरीब हूँ, और इसी कॉम्प्लेक्स ने उनको नेकलेस अपनी फ्रेंड से मांगने के लिए और शो ऑफ करने के लिए कंपेल किया. लूजिंग इट कम्प्लीटली रूइंड देयर लाइव्स. और वो नेकलेस खो गया जिस वजह से उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया. ओवर एम्बिशियसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना और हर समय असंतुष्ट रहना वर द कॉजेज ऑफ मतिल्डाज र्यून. येस, यही दो रीज़न थे जिन्होंने उसके जीवन को बर्बाद किया. मतिल्डा कुड हैव अवॉइडेड द मिजरी बाय हर ट्रू कन्फेशन टू मैडम फॉरेस्टियर. अगर वो मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देती कि नेकलेस खो गया है, एज हर नेकलेस वॉज फेक, क्योंकि उनका नेकलेस तो नकली था. बट हर साइलेंस स्पॉइल्ड हर लाइफ. लेकिन उनके चुप्पी ने उनके पूरे जीवन को बर्बाद किया. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिस्टर लुइजिल एज अ हस्बैंड? मिस्टर लुइजिल एक पति के रूप में किस तरह के व्यक्ति थे? व्हाट डिड लुइजिल्स डू टू पे फॉर द नेकलेस? और लुइजिल्स ने नेकलेस जब खो गया उसको वापस किस तरह से किया? Being a caring and supportive husband, yes, Mr. Louisel was a very caring and supportive husband. He had to pay 36,000 francs to replace the lost necklace. खोए हुए नेकलेस को दोबारा खरीदा गया जिसके लिए मिस्टर लुइजिल को 36,000 फ्रैंक्स देने पड़े. He used 18,000 francs left by his father, और उसके पिताजी उनके लिए जो पैसा छोड़ गए थे उसको यूज किया जो कि 18,000 फ्रैंक्स था. उसके बाद उन्होंने लोन लिया, कर्जा लिया. दे लिव्ड अ हार्ड लाइफ टू रिपे इट, और बहुत ही कठिन जीवन उन्होंने बिताया उस कर्जे को उतारने के लिए. एंड ऑल हर ब्यूटी वैनिश्ड इनटू पॉवर्टी, और मिसेस लुइजिल की जितनी भी ब्यूटी थी वो इस गरीबी में गायब हो गई. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे. द नेकलेस इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मतिल्डा इन ट्रू कलर्स. येस, मतिल्डा के कैरेक्टर को शो किया गया है. दिस इज द स्टोरी ऑफ मतिल्डाज र्यून, उनकी बर्बादी की कहानी. द लॉस ऑफ नेकलेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. नेकलेस का खो जाना इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैडम लुइजिल मतिल्डा वॉज अ सिंपल प्रेटी यंग पुअर लेडी हु एस्पायर्ड टू हैव अ रिच एंड एफ्लुएंट लाइफ. Though she was poor, she was married to a petty clerk and bound to live in poverty. Her inferiority complex made her borrow a necklace just to show off. Losing it completely ruined their lives. Over ambitiousness and dissatisfaction were the causes of Matilda's ruin. तो यहाँ पर देख लीजिए, जो लाइनें आपको मैंने यहाँ समझाई है बेटा, वही ये लाइन्स, वही सेम लाइन्स इस क्वेश्चन में भी यूज हो रही हैं. मतिल्डा कुड हैव अवॉइडेड द मिजरी बाय हर ट्रू कन्फेशन टू मैडम फॉरेस्टियर. मैंने बता दिया था, अगर वो मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देती तो शायद वो इस मिजरी को, इस परेशानियों को से बच पाती. एज हर नेकलेस वॉज फेक, क्योंकि वो नेकलेस नकली था, बट हर साइलेंस स्पॉइल्ड हर लाइफ. द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट मटिल्डाज हार्डशिप्स. मटिल्डा ने किस तरह से मुश्किल और कठिनाई से भरा जीवन बिताया नेकलेस खोने के बाद. आफ्टर लूजिंग हर फ्रेंड्स नेकलेस, being a caring and supportive husband, Mr. Louisel had to pay 36,000 francs to replace the lost necklace. 36,000 francs में नया नेकलेस खरीदा. He used 18,000 francs left by his father and took a loan for the rest. उनके पिताजी ने जो 18,000 फ्रैंक्स छोड़े हुए थे सेविंग्स, वो और उसके अलावा लोन लिया गया. They lived a hard life to repay it, और बहुत कठिनाइयों से भरे जीवन जिया उस लोन को रीपे करने के लिए. एंड ऑल हर ब्यूटी वैनिश्ड इनटू पॉवर्टी, और उनकी मैडम लुइजिल की सारी ब्यूटी गायब हो गई उस गरीबी के कारण. द स्टोरी डिपिक्ट्स विविड पिक्चर ऑफ द वुमेन्स क्रेज फॉर ऑर्नामेंट्स. और यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि औरत को किस प्रकार से जेवर यानी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस इंसिडेंट, और यही जो पूरी कहानी है इसी घटना के आसपास घूमती है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट मटिल्डाज ग्रीड इज द रीजन फॉर हर रूइन. येस, मटिल्डा का लालच, खुद को खूबसूरत दिखाना, खुद को रिच दिखाना और अपनी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के लिए शो ऑफ करना, वही उसके जीवन को बर्बाद करने के मेन कारण रहे. नो डाउट ऑल दीज फैक्ट्स आर सफिशिएंट टू प्रूव द प्रोवर्ब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. बिल्कुल सही बात बताई गई है कि एक जो प्रोवर्ब है इसमें जो बात कही गई है कि आपको उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर हो. तो ये जो प्रोवर्ब है वो इस कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका भोली. भोली चैप्टर के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे बेटा. भोली, जिसका असली नाम सुलेखा था, छोटी एज में जब वो बहुत बच्ची थी तो वो चारपाई से गिर गई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया. कुछ समय बाद उसको चिकन पॉक्स हुआ, जिसकी वजह से उसका पूरा जो फेस है वो ख़राब हो गया, पूरी बॉडी ख़राब हो गई. और वो स्टैमर भी करती थी जब वो थोड़ी सी कॉन्शियस या स्ट्रेस में आती थी, और उस वजह से उसके पेरेंट्स उसको उतना प्यार नहीं करते थे जितना प्यार उस घर के और बच्चों को मिलता था. फिर उसको स्कूल भेजा गया, और किस तरह से वहाँ पर जो टीचर उसको मिली उसने भोली की लाइफ को चेंज किया, आप अच्छे से जानते हैं ये कहानी. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए शॉर्ट. वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? वाई वॉज सुलेखा निक नेम भोली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सुलेखा का नाम भोली क्यों कर दिया गया? वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? बिशंबर के साथ शादी का प्रस्ताव भोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया? वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली? और बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? किस अजीब कारण के वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? देखिए इसका मैजिकल आंसर.
यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर यूज कर सकते हैं। इन हर चाइल्डहुड, बचपन में सुलेखा सफर्ड अ हेड इंजरी, मैंने बताया था वो चारपाई से गिर गई और सर में चोट आई, जिसके कारण शी बिकेम अ स्लो लर्नर। वो अब चीज़ों को, उसके सर में चोट आई तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखती थी और साथ ही स्टैमर करती थी, मतलब हकलाती थी। द स्मॉल पॉक्स अटैक्ड लेफ्ट हर अगली, और फिर स्मॉल पॉक्स हुआ, उसको चेचक निकल आया और जिसकी वजह से वो बदसूरत हो गई। बीइंग अ स्लो लर्नर शी वॉज कॉल्ड भोली, और क्योंकि वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखती थी इसलिए उसका नाम भोली अ सिंपलटन, एक सिंपल लड़की रख दिया गया। मोरोवर शी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल, ना तो वो खूबसूरत थी ना इंटेलिजेंट थी। तो भोली के पिता रामलाल वॉज वरीड अबाउट हर, वो चिंतित रहते थे, एंड एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ तहसीलदार टू सेंड भोली टू स्कूल। गांव के तहसीलदार के कहने के कारण उन्होंने भोली को स्कूल भेजा। इन दिस वे ही कुड प्लीज तहसीलदार बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स, और एक तरीके से वो तहसीलदार को इम्प्रेस भी करना चाहते थे, एक एग्जाम्पल सेट करके कि वो लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, भोली फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। भोली को अपनी टीचर और लोगों से अलग लगी, कैसे? डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय भोलीज टीचर। भोली का रोल पूछा गया है, भोली की लाइफ में टीचर का रोल क्या रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। इसका एक मैजिकल आंसर देख लीजिए, इन दोनों ही क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर बनता है। भोलीज टीचर एनकरेज एंड सपोर्टेड भोली। यस, भोली की टीचर ने उसको एनकरेज भी किया, प्रोत्साहित भी किया और उसको मदद भी की। हर वॉइस वॉज काम एंड सूदिंग। भोली की टीचर की आवाज़ बहुत शांत और बहुत अच्छी थी। दो हर काइंडनेस एंड लव, थ्रू हर काइंडनेस एंड लव, और अपने दयालुता भरे व्यवहार से, अपने प्यार से, स्नेह से, शी रिमूव फियर फ्रॉम भोलीज माइंड। भोली के दिमाग से उन्होंने सारा डर निकाल दिया। शी प्लेड द रोल ऑफ अ नेशंस बिल्डर हु कन्वर्टेड अ सिंपल भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड सुलेखा। और उन्होंने, यानी कि शी यहाँ पर है टीचर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेशन बिल्डर का, यानी टीचर को देश को बनाने वाला माना जाता है, और उन्होंने भोली की टीचर ने वो रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, जिन्होंने एक सिंपल लड़की को एक कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड सुलेखा में, जो उसका रियल नेम था, उसमें चेंज किया। वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो बैक टू स्कूल विद हर फादर। भोली अपने पिताजी के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? भोली डिड नॉट नो वॉट स्कूल वॉज लाइक। भोली को पता ही नहीं था स्कूल किस तरह का है। शी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको बस ये बात याद थी कि एक बार उनके घर की एक बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, जिसको घर से ले जाकर बाहर कहीं छोड़ दिया गया और बेच दिया गया। देयरफॉर शी वॉज फ्राइटेंड एंड वॉज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। वो डर गई थी, शायद उसको लगा होगा कि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा, तो इसीलिए उसने अपने पिता के साथ स्कूल जाना स्वीकार नहीं किया। वाई डिड विशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। विशंबर की शादी भोली के साथ क्यों नहीं हुई? वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। भोली ने क्यों मना कर दिया कि वो विशंबर के साथ शादी नहीं करेगी? क्लाइमैक्स वॉज एट इट्स पीक व्हेन विशंबर आस्क फॉर 5,000 एज डोरी। बहुत बड़ा क्लाइमैक्स सीन है ये, जब विशंबर ने कहा शादी वाले दिन कि उसको 5,000 रुपये दहेज में चाहिए। भोलीज रिफ्यूजल टू मैरी अ ग्रीडी एज्ड विडोवर। भोली ने मना कर दिया कि वो एक लालची, एक बूढ़े विदुर से, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है, विशंबरनाथ, उससे शादी नहीं करेगी। डिपिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन यंग माइंड। यस, यहाँ से पता चलता है कि शिक्षा का क्या प्रभाव होता है हमारी यंग जनरेशन पर, ये इस बात को डिपिक्ट करता है। इसके बाद भोली का एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, या कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, रोल ऑफ टीचर या कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो आप, या कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये वाला जो आंसर यहाँ पर लाइंस दी गई हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या रोल ऑफ टीचर आ जाए या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए भोली से, तो आप ये लाइंस यूज़ कर सकते हैं। भोली इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन ट्रू कलर। यस, शिक्षा का प्रभाव दिखाया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ भोली सिंप्लिसिटी एंड बोल्डनेस आफ्टर गेटिंग एन एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भोली की सिंप्लिसिटी और बोल्डनेस दोनों को दिखाया गया है। इन हर चाइल्डहुड सुलेखा सफर्ड अ हेड इंजरी। सुरेखा जो लड़की थी, जो भोली का शुरुआती नाम था, उसको सर में चोट लगी। एज अ रिजल्ट शी बिकेम अ स्लो लर्नर एंड स्टैमर्ड। आपको बता चुकी हूँ, वो स्लो लर्नर हो गई और स्टैमर करने लगी, हकलाने लगी। द स्मॉल पॉक्स अटैक्ट लेफ्ट हर फेस अगली। उसकी पूरी बॉडी अगली हो गई, बदसूरत हो गई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। बीइंग अ स्लो लर्नर शी वॉज कॉल्ड भोली, और इसी वजह से उसको भोली कहा गया, सिंपलटन। मोर ओवर शी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। ना ही वो सुंदर थी ना इंटेलिजेंट थी। तो उसके पिताजी रामलाल उसके बारे में वरीड रहते थे। सो ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ तहसीलदार टू सेंड भोली टू स्कूल। इन दिस वे ही कुड प्लीज तहसीलदार बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स।
ये सभी लाइन आप देख लीजिए, आपके जो ऊपर शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ, और वही सेम लाइंस बेटा यहाँ पर यूज हुई हैं. The depiction of an uneducated society and the plight of women is one of the most important parts of the story. स्टोरी में एक बहुत ही important part है uneducated society को depict करना, प्रदर्शित करना, और औरतों की जो हालत है, उनकी जो plight है, उनकी जो बुरी हालत है, उसके बारे में बताया गया है. Climax was at its peak when विशंबर asked for 5,000 as dowry. जब उसने दहेज मांगा 5,000 रुपये का, ये क्लाइमेक्स है. भोलीज रेफ्यूजल टू मैरी अ ग्रीडी एज्ड विडोवर. एक लालची बूढ़े और एक विदुर व्यक्ति से शादी करने के लिए भोली ने मना कर दिया. विशंबरनाथ डेपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन यंग माइंड. और इस बात से पता चलता है कि जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव रहता है. द स्टोरी ब्यूटीफुली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड टीचर. और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, जो पार्ट है, वो है एक अच्छी टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में. भोलीज टीचर एनकरेज एंड सपोर्टेड टिमिड भोली. टिमिड यानी कि हमेशा डरी रहने वाली जो भोली थी, उसको उसकी टीचर ने कैसे एनकरेज किया, सपोर्ट किया. हर वॉइस वॉज काम एंड सूदिंग, क्योंकि टीचर की आवाज़ बहुत प्यार से भरी हुई, बहुत शांत आवाज़ थी. थ्रू हर काइंडनेस एंड लव शी रिमूव फियर फ्रॉम भोलीज माइंड. येस, भोली के दिमाग से अपने प्यार के, स्नेह के द्वारा और दयालुता के द्वारा उन्हें सारा डर निकाल दिया. शी ब्यूटीफुली प्लेड द रोल ऑफ अ नेशंस बिल्डर हु कन्वर्टेड अ सिंपल भोली into a confident and bold Sulekha. No doubt, all these facts are sufficient to prove that education opens the path to success. Yes, ये सारे डाउट ये बात बताते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में सफलता का रास्ता खोल देती है. इसके बाद बेटा आप ये देखिए, लास्ट चैप्टर है आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. इंपॉर्टेंट फॉर आरटीसी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका. वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स. 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा गया है? इसका एक मैजिकल आंसर है. बुक्स वर कंसिडर्ड द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन द 20th सेंचुरी. द एरा ऑफ बुक्स, सॉरी एक बार दोबारा से देख लेते हैं बेटा. बुक्स वर कंसिडर्ड the treasure of knowledge and information in the 20th century, the era of books. For centuries, books have been a very informative and powerful weapon in people's lives. Moreover, the books saved the earth from a Martian invasion. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले वो समझ लीजिए. Why was the 20th century called the era of the books? यानी कि 20th century को era of books क्यों कहा गया है? इसका आंसर है बुक्स को ट्रेजर ऑफ नॉलेज कहा गया, यानी ज्ञान का भंडार और इंफॉर्मेशन का भंडार. 20वीं शताब्दी में द एरा ऑफ बुक्स, इसीलिए 20वीं शताब्दी को कहा गया. फॉर सेंचुरीज बुक्स हैव बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड पावरफुल वेपन इन पीपल लाइफ. लोगों के जीवन में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव यानी सूचना प्रदान करने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बताया गया है, यंत्र बताया गया है. मोरोवर द बुक सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन. और साथ ही साथ एक किताब ने मार्टियन इन्वेजन से यानी हमले से पृथ्वी को बचाया. उसके बाद टाइप 2 क्वेश्चंस हैं. हु वॉज थिंक टैंक, व्हाट डिड ही वांट. थिंक टैंक कौन था, वो क्या चाहता था. वाई डिड थिंक टैंक सेंड हिज क्रू ऑन अर्थ. उसने अपने क्रू को, अपनी सेना को, अपने ग्रुप को पृथ्वी पर क्यों भेजा. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द क्रू मेंबर्स ऑफ द मार्टियन टीम. मार्टियन टीम के क्रू मेंबर्स का नाम क्या था. हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी में पृथ्वी पर हमला करने के लिए किसने कोशिश की. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनका एक कॉमन आंसर बनता है. देखिए कितने इजी लैंग्वेज में बताया गया है. थिंक टैंक वॉज एन एरोगेंट फूल रूलर ऑफ द मार्टियन प्लैनेट हु वांटेड टू रूल ओवर द अर्थ. थिंक टैंक एक एरोगेंट यानी घमंड से भरा हुआ, फूल यानी मूर्ख, रूलर था, शासक था ऑफ द मार्टियन प्लैनेट, जो पृथ्वी पर रूल करना चाहता था, शासन करना चाहता था. ही डिसाइडेड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी and sent his crew Captain Omega, Lieutenant Iota and Sergeant on the earth. और उसने अपने इन क्रू मेंबर्स को पृथ्वी पर हमला करने के लिए भेजा इन द 21st सेंचुरी. टाइप 3 क्वेश्चंस देख लीजिए शॉर्ट. व्हाट इज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थ. थिंक टैंक की पृथ्वी के बारे में क्या मत था, ओपिनियन थी. व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन अर्थ.
जो किताब पृथ्वी पर मिली उसके बारे में थिंक टैंक ने क्या गैसेस लगाए। वॉट वॉज ऊप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविचेज ही हैड ईटन, जो सैंडविचेज उसने खाए थे उनके बारे में ऊप्स की क्या ओपिनियन थी। वॉट हाई लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन हैव अर्थलिंग्स रीच्ड अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, किस तरह की सभ्यता का हाई लेवल पर पृथ्वीवासी पहुंच चुके थे थिंक टैंक के अकॉर्डिंग। इन सभी का एक कॉमन आंसर है बेटे, थिंक टैंक गैस द बुक टू बी सैंडविच। थिंक टैंक ने सोचा कि वो जो किताबें हैं वो सैंडविचेज हैं, एंड ऑर्डर्ड ऊप्स टू ईट अ बुक, और उसने कहा ऊप्स को कि इस किताब को खाइए। ऊप्स फाउंड इट एब्सोल्युटली टेस्टलेस और यूजलेस, ऊप्स को वो बिल्कुल टेस्टलेस और यूजलेस लगी। ही डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट द अर्थ एंड इट्स पीपल, और उसकी कोई अच्छा उसका विचार या मत नहीं था पृथ्वीवासियों के बारे में और ना ही पृथ्वी के बारे में। लेटर ही थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैड मेड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। बाद में उसने ये सोचा कि जो पृथ्वीवासी हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं जीवन के हर लाइफ फील्ड में और साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। टाइप 4 क्वेश्चन देख लीजिए। विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टियन इन्वेजन एंड हाउ, मार्टियन इन्वेजन यानी हमले से किस बुक ने पृथ्वी को बचाया। हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन, नर्सरी राइम की किताब ने कैसे बचा लिया था उस हमले से। हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द राइम्स ऑफ द बुक मदर गूज, जो मदर गूज की राइम्स थी यानी जो पोएम्स थी छोटी छोटी, उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया था थिंक टैंक ने। वाई डिड थिंक टैंक इवैक्यूएट मार्स एंड माइग्रेट टू अल्फा सेंचुरी, थिंक टैंक ने मार्स को क्यों इवैक्यूएट किया, खाली किया, और फिर वो वहाँ से कहाँ चला गया, अल्फा सेंचुरी। इन सबका एक कॉमन आंसर है, थिंक टैंक इंटरप्रेटेड द नर्सरी राइम ऑफ मदर गूज इन हिज ओन वे, उसने नर्सरी राइम्स की जो किताब थी ऑफ मदर गूज उसने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। ही कंक्लूडेड दैट द अर्थलिंग्स वर फूडी, उसको ऐसा लगा, उसने ये विचार रखा या उसने ऐसा सार निकाला कि जितने भी पृथ्वीवासी हैं वो फूडी हैं, मतलब खाने के शौकीन हैं। बुक्स टू बी सैंडविचेस, उसको लगा जो किताबें हैं वो सैंडविचेस हैं। एंड द पीपल ऑन द अर्थ वर मोर एडवांस्ड एंड पावरफुल, और जो पृथ्वीवासी हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, डेवलप्ड हैं और शक्तिशाली हैं। ही डिसाइडेड टू एवोकेट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स एंड माइग्रेट टू अल्फा सेंचुरी, और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो इस प्लानट को इवैक्यूएट कर देगा, खाली करेगा और यहाँ से चला जाएगा। 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से करीब 100 मिलियन माइल्स दूर। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट फॉर आरटीसी एंड शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर ऑफ एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द मैजिकल आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको समझाए गए हैं उनको यूज करके आप ये रेडी कर सकते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज एन एंटरटेनिंग प्ले इन विच द प्ले राइट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज वाई बुक्स वर कंसिडर्ड द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में किताबों को क्यों माना जाता था कि वो ज्ञान का भंडार हैं और सूचना का भंडार हैं, ऐसा इस पूरी कहानी में बताया गया है। और इसीलिए 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स कहा गया, बुक्स का काल, किताबों का काल। फॉर सेंचुरीज बुक्स हैव बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड पावरफुल वेपन इन मैंस पीपल्स लाइफ, कई शताब्दियों तक किताबें जो थी वो एक सूचना प्रदान करने का और एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम मानी गई थी लोगों के जीवन का। मोर ओवर द बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन इन दिस स्टोरी। थिंक टैंक वॉज एन एरोगेंट फूल रूलर ऑफ द मार्टियन प्लैनेट हु वांटेड टू रूल ओवर द अर्थ। ये बात मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ कि इस कहानी में थिंक टैंक एक एरोगेंट फूल रूलर है जो पृथ्वी पर हमला करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, और जिसका समय रहेगा 25th सेंचुरी, एंड सेंट हिज क्रू कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट, उसने अपनी क्रू मेंबर्स को पृथ्वी पर भेजा। ह्यूमर वॉज एट इट्स हाइट, और हाँ मजाक का भी एक पार्ट है यहाँ पर, ह्यूमर पार्ट भी है। थिंक टैंक गैस द बुक टू बी सैंडविच, जब थिंक टैंक ने किताब को एक सैंडविच समझ लिया। एंड ही ऑर्डर्ड ऊप टू ईट अ बुक, और उसने कहा ऊप को कि इस बुक को खा लीजिए। ऊप्स फाउंड इट एब्सोल्युटली टेस्टलेस एंड यूजलेस, उसको वो किताब बिल्कुल टेस्टलेस और बेकार लगी। ही डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में उसका मत अच्छा नहीं था। एंड इट्स पीपल लेटर ही थॉट दैट द अर्थलिंग हैड मेड एडवांसमेंट इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, ना तो पृथ्वी और ना पृथ्वीवासियों के लिए उसका कोई विचार अच्छा था। बाद में उसने इस बात को समझा, ऐसा माना कि पृथ्वीवासी और यहाँ के लोग बहुत एडवांस्ड हैं, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में। क्लाइमैक्स was at its peak when think tank interpreted the nursery rhyme of Mother Goose in its own way.